तो मार्केट आज भी एक रेंज के अंदर है, लेकिन रेंज के अंदर पॉजिटिविटी आपको बार बार दिखा रहा है। सुबह हमने आईटी स्टॉक्स के साथ शुरुआत की थी, सबसे बड़ी खबर थी टीसीएस, उसके अंदर फाइनली रिकवरी आ चुकी है। मैं, प्रियंका और मानसी अगले 1 घंटे के लिए आपके साथ होंगे और हम क्लोजिंग कॉल्स की यहाँ से कर रहे हैं शुरुआत। और साथ ही हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। ये जो बाइंग है आ रही है रुक रुक के और बहुत एग्रेसिवली, बहुत ज़ोरदार नहीं आ रही है। हमने कुछ एक ट्रिगर्स निकाले जो पूरी मार्केट को स्टडी करने के बाद, कई एक्सपर्ट्स के इंटेलिजेंस को लेने के बाद, वो घरेलू ट्रिगर्स हमने जो निकाले वो आपके सामने रखते हैं जो क्लोजिंग के अंदर बहुत काम आएंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट के अंदर इस सेकंड डे है जब बाजार पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी गिरावट को रोक पाए। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, गिरावट को रोक पाने की कोशिश हो रही है। मैंने तेजी का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया इस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो बाजार अगर इसी चीज़ के लिए जीत जाता है तो फिर हम तेज़ी की बात करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आप एक प्रोमो भी देख पा रहे थे कविता का, जिसमें एक बड़े फंड मैनेजर ये कह रहे हैं कि अभी तो लंबे कंसोलिडेशन का समय निकलने जा रहा है। दूसरा पॉइंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 17,200 निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 39,500, दोनों अहम रेजिस्टेंस का एरिया है। ये एक ऐसे रेजिस्टेंस है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। आज का निफ्टी का हाई, और अगर आप बैंक निफ्टी का हाई चेक करेंगे, निफ्टी का तो खैर लगा ही नहीं, बैंक निफ्टी का हाई चेक करेंगे तो 39,500 पे आके फिसल गया बाजार और बकायदा लाल निशान में भी गए। तीसरी बात, एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 11% के आसपास रिकॉर्ड स्तरों पर है। ये सबसे अचंभित करने वाली बात है कि 11% सिर्फ बाय है, 90% बिका हुआ माल है एफआईज का, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही। इसके दो मतलब हैं, आएगी तो बहुत ज़ोरदार आएगी, नहीं आएगी तो प्रेशर बना रहेगा जो अभी तक तो लग ही रहा है। आते एक और पॉइंट पे, निफ्टी के 1000 अंकों की गिरावट आई, लेकिन इस बीच रिटेल ने क्या किया? क्या रिटेल ने लॉस उठा के घर चले गए? ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ा ही इत्तेफाक की बात है कि आप ऐसा सोचिए कि एफआईज बाय नहीं कर रहे लेकिन रिटेल माल छोड़ नहीं रहा है। आज सुबह आप स्वरूप मोहंती को सुन रहे थे, वो कहते हैं कि नेचर बदल गया है। पहले गिरावट आती थी तो लोग डर के भाग जाते थे, अब गिरावट आती है तो लोग रुके रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो मैंने अभी चौथा पॉइंट आपको बता रहा था ना, रिटेल की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, ये उसी का सूचक है। अगला पॉइंट, भारत में इकोनॉमी और मार्केट के लिए जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट का काम कर रहा है वो क्रूड कर रहा है, और खासकर एनर्जी सेक्टर्स के लिए भी कर रहा है। पिछले 2 दिन से एंकर्स और साथ ही एनालिस्ट दोनों ये बात कर रहे हैं कि बीपीसीएल के अंदर अच्छा मूव है, आईओसी के अंदर अच्छा मूव है, और ये मल्टीपल स्पायरल इफेक्ट दिखाता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आते विक्स पे, बाजार के अंदर घबराहट, फियर कितना है? वो अभी चल रहा है 15.5 का। देखिए, रिकवरी आने के लिए विक्स को कम से कम 3% और नीचे जाना होगा, जो अभी नहीं हो रहा है। तो बड़ा पुल बैक विक्स के बिना टूटे नहीं आएगा। आप थोड़ा डर के सहम के बैठिए, जब तक ये और तेज़ी से नहीं टूटता तब तक बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। ये कुछ एक पॉइंट्स है जो हमने आपके सामने एज अ घरेलू अहम संकेत के तौर पर रखे। अब प्रियंका मेहमानों से बातचीत के सिलसिले को शुरू कर रही है ताकि आपको बेहतरीन राय उनसे मिल पाए। प्रियंका, इनफैक्ट आपने काफ़ी क्लैरिटी के साथ व्यूअर्स को बताया भी। अब चलिए एक बार एक बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। विकास गुप्ता है हमारे साथ, ओमनी साइंस कैपिटल के। विकास, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। एक्चुअली बाजार पर इस वक्त एक फंडामेंटल नजरिया बनाया क्या जाए, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। जब पिछले साल इंडियन मार्केट्स कंप्लीटली डीकपल्ड थे यूएस मार्केट से, जब वो गिर रहे थे तब हम नहीं गिर रहे थे। अब वो अगर रिकवरी मोड में होते भी हैं तो हम बहुत हेजिटेट करके रिकवरी कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरी मार्केट्स के कंपैरिजन में तो हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। कैसे रीड करना चाहिए इंडियन मार्केट्स आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? और अब तो अप्रैल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी ट्रिगर शुरू हो जाएगा। कैसे रीड करना चाहिए यहाँ से बाजारों को, इंडियन मार्केट्स को इंस्पेक्टर? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो अब फेड का 22 मार्च को जो अनाउंसमेंट होगा वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी। उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है लोगों को। पहले तो 50 बिप्स भी रेज हो सकता है, जब सीपीआई उनका नंबर आया था यूएस का, तो 10 12 दिन पहले ये स्पेकुलेशन था कि 25 बिप्स के बदले अब 50 बिप्स रेज किया जाएगा। आज सिचुएशन ये है कि -25 बिप्स भी हो सकता है, 0 हो सकता है, और 25 बिप्स से ज्यादा का रेज इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, या नियरली हाईली अनलाइकली। तो जब और फोकस इन्फ्लेशन से छोड़ के फेड का फोकस पूरा आएगा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी पे, तो उसके लिए कुछ एश्योरेंसेस देना है, और दैट एश्योरेंस का मतलब है कि लिक्विडिटी आपको अनाउंस करना है, और वो होनी चाहिए रफली ट्रिलियंस के ऑर्डर में। तो जब इस तरह का लार्ज नंबर अगर आता है, जो कि लाइकली है पर गारंटीड नहीं है, क्योंकि अभी आपने ईसीबी का कल देखा, उन्होंने रेस कर दिया 50 बिप्स से। तो अगर फेड
0 से -25 या इवन +25 तक करता है और लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करता है, मार्केट शुड बी वेरी पॉजिटिव और उसके बाद से वो पॉजिटिव फ्रेम में चला जाएगा। ये हुआ ग्लोबल फैक्टर। सेकंड, डोमेस्टिक फैक्टर में आरबीआई की भी मीटिंग है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में और आरबीआई भी लाइकली है कि 0 पे ही रहे। ओके, हो सकता है 25 बिप्स रेस करे बट मोस्ट लाइकली 0 पे रहे और वो भी लिक्विडिटी और कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एश्योरेंस दिया जाएगा। तो इसके बाद में आपको एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए विच शुड बी सस्टेन्ड, यानी वो लगी रहेगी। ये हमारे ओपिनियन है और इसमें खासकर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट्स में है और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में यूएस में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते और स्पेशली यूएस टेक, तो आपके पास इंडियन आईटी इज अ सब्स्टिट्यूट, है ना। इंडियन आईटी भी यूएस इकोनॉमी पे प्ले करता है और आप देख ही रहे हैं तेजी चल रही है, वो एक अलग बात है। पर पूरा 22 आईटी डाउन था और काफी सिग्निफिकेंट अंडर वैल्यूएशन आ गया है आईटी में, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी है, अब ये कैटलिस्ट आ गया। ओके, तो ये मेन चीज हमारे दिमाग में है। बिल्कुल विकास, गुड आफ्टरनून। ये बात तो सही कही है आपने कि चाहे यूएस फेड हो या आरबीआई हो, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की सेहत को सुधारने का पूरा प्रयास होगा और साथ ही आईटी सेक्टर पर भी टच बेस किया। लेकिन इन तमाम सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजार के लिए कौन से स्पेसेस हैं जो कि आपको नजर आते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों की ही अगर बात करें, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, केपेक्स, केमिकल, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जिन्होंने बाजार को काफी हद तक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। अब जहां पर डाउनफॉल सेंटिमेंट्स भी दिखे हैं, बाजार में एंट्री अपॉर्चुनिटीज तो काफी बेहतर बनती हुई दिखेगी। आईटी पर आपका नजरिया हमने जाना, इसके अलावा कौन से स्पेसेस हैं आपके रेडार पर? हमारा सबसे फेवरेट साल भर से 2 साल से 3 साल से रहा है वो है डिफेंस सेक्टर और आज भी आपने देखा डिफेंस की न्यूज कंटिन्यूअसली आ रही है और इसमें बहुत सारा पॉजिटिविटी लेफ्ट है। डिस्पाइट लास्ट ईयर का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होने के बाद भी अभी भी उसमें खूब सारा अंडर वैल्यूएशन बाकी है। तो नंबर 1 मैं डिफेंस पे ध्यान लाना चाहूंगा। नंबर 2 आता है रेलवेज। ओके, तो रेलवेज में भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कैसे गवर्नमेंट के लॉन्चेस हो रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन्स, रेलवे स्टेशन रेनोवेशंस, मेट्रो ट्रेन्स, तो और बुलेट ट्रेन तो चल ही रहा है। तो ये सब रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैपनिंग इन रेलवेज, तो ये सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके सिवा पावर तो एक ऑब्वियस चीज है कि जब इकोनॉमी ग्रो होगी और इस साल काफी सारा ग्रोथ की हमारे एस्टिमेट है और नॉट जस्ट एक साल के हिसाब से हम बता रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट 5-10 प्लस ईयर्स से, तो पावर अगेन बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड प्लस हैविंग फ्यूचर ग्रोथ है। तो इस तरह से ये 3-4 चीजें हैं। इस सबको फाइनेंस करने के लिए आपको बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक की तरफ भी देखना चाहिए। तो ये हमारे हिसाब से सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हैं। विकास, क्या शॉर्ट टर्म में ग्रोथ स्टॉक्स को यानी आईटी स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है? सॉरी, आई आस्क कि ग्रोथ स्टॉक्स जो अब तक सबसे बड़े, क्योंकि लास्ट ईयर तो ग्रोथ स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी, वहां तो स्लो डाउन था, क्या अभी के लिए वहां अपॉर्चुनिटी बनती दिखती है शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ, तो आपका मतलब ये जो डोमेस्टिक न्यू एज आईटी स्टॉक्स, हाँ, हम लोग नहीं, व्हेन हम यूएस आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, हम आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जैसे कि वो मतलब जो पिछले साल लिस्ट हुए थे आईपीओ वगैरह में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। न्यू एज वाले वो तो लॉस मेकिंग है मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, तो वो गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी आई वुड सजेस्ट बीइंग केयरफुल उधर जाने के पहले। लेकिन आप ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो यूएस को देते हैं, एब्सोल्युटली दे आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है विकास, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर ही है, आप ऐसे समझ लीजिए मार्च में आ चुके हैं और दिसंबर जनवरी में साल ख़त्म होते होते तक आपको इलेक्शंस की डेट भी मिल जाएगी, तो है सिर्फ 6-7 महीने। इस सरकारी कंपनीज पे क्या करें? सरकार को जितना कहना करना था 4 साल में कर चुके हैं, या फिर जाते जाते एक सिक्सर लगा के जाएंगे कुछ एक सरकारी कंपनीज में? ऐसा कुछ आपको लगता है? मेरे को तो ऐसा फील होता है कि जाते जाते कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में बोल के जाएंगे, कुछ बीपीसीएल के बारे में बोल के जाएंगे, क्योंकि चुनाव टफ है।
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वो तो जो होना था वो तो हो ही गया है, पर सिक्सर तो लगेगा ही। ओके, सिक्सर तो लगाया ही जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है इलेक्शन रिजल्ट्स में, राइट। थोड़ा हो सकता है वीक हो, तो जो जाने वाली गवर्नमेंट है, और फिर वो आए नहीं आए, लेकिन उन्हें सिक्सर तो लगाना ही है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटी है बियॉन्ड इलेक्शन एज वेल। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बाजार पर अपना डिटेल्ड आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया। डिफेंस सेक्टर बिल्कुल हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, और सरकार की तरफ से इस वक्त जो अनाउंसमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं डिफेंस स्पेस के लिए काबिले तारीफ है, और इसका एक सीधा असर है जो कि डिफेंस स्टॉक्स पर लगातार हम देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सेक्टर्स और साथ ही बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। निफ्टी एक बार देखेंगे, इस वक्त अगर देखें 17,050 के इर्द गिर्द ही इंडेक्स में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार का मूड माहौल जो है आज काफी रेंज में नजर आ रहा है, लेकिन रेंज भी जो है ऑन पॉजिटिव साइड देखने को मिली। एक रेंज में कामकाज हरे निशान के साथ ट्रेड है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड जो है क्या बरकरार रहती है, यहां से बिकवाली का दबाव नजर आएगा, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। आइए हमारे टेक्निकल पैनल को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर और मार्केट पर स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे। हमारे साथ राजेश पालविया जुड़ गए हैं और साथ ही आदित्य अरोड़ा भी हैं। जेंटलमैन गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आज तो सेक्टर स्पेसिफिक चाल, कुछ पीएसईज भी हैं, साथ ही रियल एस्टेट में बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी काफी हद तक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बैंक निफ्टी इनफैक्ट शुरुआत में हम देख रहे थे थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन वहां से सेंटिमेंट संभलते हुए दिख रहे हैं। आगे अब बाजार की चाल अगले बचे हुए कुछ घंटों में कैसी नजर आ रही है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मार्केट में जो गिरावट थी कहीं ना कहीं थमते हुए दिख रही है, और जिस तरीके से निफ्टी अब 17,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक थोड़ा रिकवरी का ट्रेड तो यहाँ से प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। हालांकि अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही वीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा पुलबैक का वेट करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पुलबैक जो बना है आज के सेशन में भी वो ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है 17,100 17,150 की तरफ। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो वहां उस लेवल पे वापस रिव्यू करना होगा। हमें लगता है वो एक लेवल होगा जहां पे वापस से शॉर्ट किए जा सकता है, क्योंकि 17,200 की स्ट्राइक में काफी कॉल राइटर एक्टिव है, और जिस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो हमें लगता है 17,150 के आसपास निफ्टी आती है तो वहां शॉर्ट करेंगे। अभी ये पुलबैक का ट्रेड थोड़ा कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है ड्यूरिंग द डे, और हमें लगता है कि ये 1 से 2 सेशन में थोड़ा पुलबैक 17,150 17,200 की तरफ जाएगा। वहां पे हम रिव्यू करेंगे और वहां पे शॉर्ट करने की सलाह है। जब तक 17,300 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, हम उसके जितना नजदीक मिलेगा वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी में 40,000 एक मेजर हर्डल है, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखेंगे। तो थोड़ा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में भी पुलबैक का लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है, 39,000 के लेवल को डिफेंड करने में वापस बैंक निफ्टी कामयाब रहा है। तो हमें लगता है जब तक 39,000 बना हुआ है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक पुलबैक में 39,600 700 के जोन में आते हुए दिखे बैंक निफ्टी स्पॉट, तो वो लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। अभी थोड़ा वेट करेंगे हम पुलबैक का। ओके, ठीक है, तो पुल बैक का आप यहाँ वेट कर रहे हैं। आदित्य भी हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक न्यूज़ जो आ रही थी वो ये थी कि चाइना जो कि और इसका एक्सपेक्टेशन भी था, जब सब सारे सेंट्रल बैंक्स की बात की जा रही है, आप फेड की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि कमिंग वीक में उनकी जो मीटिंग होनी है वहाँ पर शायद रेट हाइक पर पॉज लगे। इस बीच चाइना की जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, पीपल बैंक ऑफ चाइना, उनकी तरफ से जो उनका एक पैरामीटर होता है RR रिजर्व रेशो, उसको ज़रूर रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो उसे 25 BPS के से कम किया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये रेगुलेटरी एक्शन सब पॉज के और साथ ही रेट कट्स के भी ये दौर भी अब आपको शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, क्या इन्हीं सब न्यूज़ से सेंटिमेंट अब रिवर्स होने की उम्मीद है? आदित्य भी हमारे साथ। आदित्य, आपने कॉन्ट्राबेट तब ली थी जब बाजार में सब तरफ कंसेंसस ग्रीन ट्रेड दिख रहा था। होली से पहले की बात है, 18,000 की भी बात की जा रही थी, 17,600 पे तो हम उस वक्त खड़े थे। अब यहाँ से क्या काउंटर ट्रेड बनते हैं? शॉर्ट्स बहुत हो गए सिस्टम में, क्या कमिंग वीक में रिवर्स के ट्रेड देख सकते हैं, या अभी भी शॉर्ट का प्रेशर आएगा? Good afternoon, Priyanka ji, and good afternoon, everyone. So,
करेक्ट। पहले थोड़ा सा बेरिश की बेट्स ले रहा है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, पर अभी मार्केट इस लेवल पे खड़ा है कि मेक और ब्रेक लेवल पे है। और जैसा कि डिम्पी जी बात ही कर रहे थे, 90% FIS का भी शॉर्ट एक्सपोजर है, तो काफी क्रूशल कह सकते हैं इसको। और अभी 22 मार्च को फेड की मीटिंग भी आ रही है, तो आई थिंक बहुत क्रिटिकल है इस बार, क्योंकि फेड को इस बार दो चीजें टैकल करनी है, इन्फ्लेशन और ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी। तो दोनों इनवर्स है, एक चीज को सपोर्ट करेंगे तो दूसरी चीज बिगड़ जाएगी। बट इस बार अगर फेड थोड़ा सा डविश होगा तो बाजार के लिए वो काफी पॉजिटिव है। जैसा कि हम देख सकते हैं बॉन्ड डील में काफी स्टीप करेक्शन देखने को मिला है, और काफी सारी लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी है। 50% जो लिक्विडिटी सक आउट की थी फेड ने 1-2 साल में, वो वापस अभी इंजेक्ट कर दी है, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है कि बैंकिंग US में क्रैश हो रहे, बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा हालत वहां पे खराब है। तो इसलिए इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेड काफी डविश होगा, और उसके चलते लॉजिकली बाजार को काफी अच्छा रिबाउंड करना चाहिए। और US की मार्केट इस पे रिएक्ट भी कर रही है, डाउ जोन्स स्टेबलाइज कर चुका है, और नैस्डैक में ऑलमोस्ट 7% की तेजी देखने को मिली है पिछले 3-4 दिन में। आज हम निफ्टी ये आईटी बात में तो तेजी ठीक कह देख रहे हो रहे हैं। आप आदित्य, सॉरी टू कट यू, इंटरप्ट यू इन बिटवीन, क्योंकि आप ये जो सारी रीजनिंग दे रहे हो ना, ये बाजार को पता है, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स रिएक्ट नहीं कर रहे। यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। हम आपसे अब ये जानना चाह रहे हैं कि लेवल्स क्या होने चाहिए जो कमिंग वीक में हम आए करें। आई थिंक बैंक निफ्टी में अभी लेवल होना चाहिए 39,500 के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है, और निफ्टी में 17,200 के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है। और गिरावट का यही कारण है, FIS की कंटिन्यूसली शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है FIS के साइड से, वही बाजार को ऊपर टिकने नहीं दे रहा है। अभी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो FIS की साइड से बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है अराउंड 22 मार्च, अगर फेड काफी डविश होता है। अगर फेड हॉकिश है तो प्रोबेबली हम और गिरावट देख सकते हैं। लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मार्केट के अंदर इस समय बारूद बहुत है, यानी कि वॉल्यूम तो बहुत है, वो दोनों तरफ का है। अगर शॉर्ट कवरिंग पे आए तो ये 90% का, अगर ये 20 से 30% भी शॉर्ट कवरिंग है, तो आप यकीन मानिएगा कि आपके निफ्टी जब भी आप 17,000 देख पा रहे हैं ना, 17,500 भी पार कर जाएगी, बड़ी बात नहीं 800 भी आ जाए। आप ये बोल रहे होंगे कि 17,000 पे 17,800 की प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है? सिर्फ डाटा के बेसिस पर। कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ की कोई अकल नहीं है, सिर्फ डाटा के बेसिस पर। इसको हम रेगुलरली कई सालों से वॉच कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर ये बात रख रहे हैं। और अगर ये डाटा काम कर गया प्रेशर बनाने का, तो कोई बड़ी बात नहीं, 16,800 भी एक बार ब्रेक हो जाए, जिसको भी आप बचा के आए हैं। थोड़ा ध्यान से संभल कर ट्रेड करने की आवश्यकता है, तेज़ी ना कीजिए, पहले सब चीज़ों को पक्का हो जाने दीजिए। 500 पॉइंट में से 300 पॉइंट छूट भी जाएंगे तब भी 200 पॉइंट है, लेकिन वो पक्के और सिक्योर पॉइंट होंगे, नहीं तो 500 पॉइंट कमाने के चक्कर में 300 पॉइंट ना चले जाएं। सावधानी से ट्रेड कीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही। आते हैं स्टॉक्स पे सीधा। आज TCS के मैनेजमेंट में बदलाव हुए, सुबह शेयर कमज़ोर खुला, दोपहर होते होते ये भी तेज़ी के अंदर आ गया, और इन्फोसिस और TCS की जोड़ी अब ये बता रही है कि IT शायद बाजार को संभाल सकता है, अगर बैंक निफ्टी को समय लग रहा है ऊपर आने में। तो राजेश सर, मैंने सही लाइन पकड़ी है क्या? इन्फोसिस और TCS पे तब तक ट्रस्ट बनाए रखें जब तक बैंक निफ्टी अपना रूप नहीं दिखाता शॉर्ट कवरिंग का। तो देखिए, IT स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट तो देखी है, और जरूर एक पुलबैक का ट्रेड बना है TCS इन्फोसिस दोनों में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से। बट अभी भी देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत नहीं है। हमें लगता है जो TCS की आज की रिकवरी वो भी इतनी सक्षम नहीं है कि ये स्टॉक को अभी जिस तरीके के बियर फेज में है वहां से इसको निकाल के वापस बुलिश टोन यहाँ पे सेट हो सके। हमें लगता है TCS में जो हर्डल बनी हुई है, मेजर हर्डल जो रहेगी इस पुलबैक की, वो रहेगी करीब 3250 से लेके 3260 की रेंज में। जब तक वो लेवल को ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, हमें लगता है पुल बैक में वापस सप्लाई बनेगा, क्योंकि ओवरऑल देखें तो IT स्टॉक्स के स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। IT इंडेक्स भी एक वीक जोन में ही ट्रेड कर रही। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पिछले कुछ दिनों में जो हमने सेल ऑफ देखा था उसमें टूटते हुए दिखे, और इन्फोसिस में भी जो आज लोअर साइड से रिकवरी बनी है
उसमें भी जो मेजर हर्डल है वो करीब है 1470 1460 की रेंज में। वो लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे इन्फोसिस भी क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे भी ये जो पुल बैक बन रहे हैं वापस इसमें सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो ये एक बहुत अर्ली स्टेज होगी कहना कि इंडेक्स को यहाँ से सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। जरूर आज एक पुल बैक का ट्रेड बना है जिसके चलते निफ्टी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनते हुए दिख रही, 17,000 के लेवल को डिफेंड करने में कामयाब हुआ है। बट अभी भी आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है कि थोड़ा अभी और वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़े अभी भी कमजोर साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई टीसीएस में उतना दम नहीं है, आईटी में कुल मिला के उतना दम नहीं है कि इसमें आप एग्रेसिव हो जाए। मैंने तो इसलिए पता किया था क्योंकि दोनों ही बड़े सेगमेंट है मार्केट के और बाजार को रिकवरी करवाने में हेल्प करेंगे, बैंक और वर्सेस आईटी। खैर आप थोड़ा दूर रहने की बात कर रहे हैं। आदित्य, मेरे पास दो शेयर हैं, एक तो हिंदुस्तान कॉपर है और दूसरा है डेल्टा कॉप। दोनों अलग अलग बिजनेस में है लेकिन दोनों का डाटा स्ट्रांग बन रहा है। ये कह रहा है कि पोजिशनली कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं। मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि मैं दोनों में से किसी एक में पोजीशन बनाऊंगा। अब मैं किस में बनाऊं? डेल्टा कॉप का स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है या फिर हिंदुस्तान कॉपर का? आपने दोनों स्टॉक जो पकड़े हैं काफी अच्छा स्ट्रक्चर बता रहे हैं, दोनों में ही काफी बुलिश सेंटिमेंट है, काफी स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है और अच्छी तेजी हो सकती है। आई थिंक मैं डेल्टा कॉप के साथ ज्यादा जाना चाहूंगा क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है विद वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग बाइंग विथ वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रही है, करीब 4% की तेजी। लेकिन आइए अब जहाँ बाजार में हम देख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स में, वैसे राजेश जी आपने कहा कि टीसीएस की मजबूती या टीसीएस की जो रिकवरी नजर आ रही है उस पर भरोसा आपको नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। आईटी सेक्टर ही है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल आपके एडवाइस के मुताबिक इस वक्त इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में जरूर रखा जाएगा, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज, एफएनओ में LTI, माइंडट्री, इंटेलेक्ट डिजाइन, नरीना अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पर तो भरोसा आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल एस्टेट स्पेस में काफी अच्छा एक्शन है, सीमेंट और केमिकल में भी काफी अच्छा एक्शन है। क्या इन सेक्टर्स पर नजर है? ट्रेडिंग आइडियाज इन सेक्टर से जुड़े होंगे आपकी तरफ से? तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए जो स्टॉक्स हमने आज ट्रेडिंग आइडियाज आइडेंटिफाई किए उसमें एक सीमेंट स्टॉक है और एक केमिकल स्पेस है। तो पहला स्टॉक जो सीमेंट स्पेस है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक लार्ज कैप कंपनी। काफी समय से हम देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में एक कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इतने वॉलेटाइल मार्केट में और इतने सप्लाई प्रेशर के चलते भी ये स्टॉक को देखे तो एक स्टेबल यहाँ पे परफॉर्मेंस, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का बना हुआ है और आज जो तेजी यहाँ पे बनी है, हमें लगता है यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है तेजी। और फर्दर यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 73.60 73.70 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 7160 के आसपास होगा। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस से, वो है नवीन फ्लोराइन। ये स्टॉक में भी देखें तो जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने स्टॉक में, एक सपोर्ट यहाँ पे देखें तो मल्टीपल अटेम्प्ट किए स्टॉक ने 4100 के आसपास सपोर्ट लेने के। और अब जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 3 से 4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है नवीन फ्लोरो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लग रहा है इसके टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 4320 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4165 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो FMCG स्पेस से और उसमें गोदरेज CP का स्ट्रक्चर हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव और स्टॉक में पिछले 2 दिनों से जो तेजी यहाँ पे बनते हुए दिखी है, स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की आज एडिशन यहाँ पे बने हैं, हमें लग रहा है कि गोदरेज CP यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 990 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 930 के आसपास। राजेश, आपने एक स्पेस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चूज किया है, वो सीमेंट स्पेस है, क्योंकि इस पूरी वीकनेस में आप देखें तो सीमेंट वीक हुआ भी नहीं। जितने भी सीमेंट काउंटर्स थे और इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी पसंद रहेगी। ठीक है, इस स्टॉक को हम भी रडार पर रखेंगे क्योंकि आप अगर पिछले हफ्ते की या इस हफ्ते की जो वीकनेस में देखें तो आप जितने बड़े सीमेंट काउंटर्स देखें उनमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई थी। चलिए वॉच करना होगा इस पूरे स्पेस को। और ये पिक्स राजेश किया, आदित्य से भी उनकी रिकमेंडेशंस आज की लेंगे, लेकिन इस बीच संजीव वसीम जी जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। अब तो लगता है कि शायद इंडियन मार्केट्स, इंडियन ट्रेडर्स फेड का जब तक रुख
सामने आ नहीं जाएगा तब तक चलना नहीं शुरू करेंगे। अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेड्स लेके जाने चाहिए? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। पहले तो अपडेट दे दूं, देखिए मैंने आपको रिलायंस और कोटक कहा था। हाँ, कोटक इज द आज सबसे बड़ा बैंक चला, क्योंकि आज जो लास्ट फुटसी की रीबैलेंसिंग है वो हो रही है, और रिलायंस में 850 करोड़ का माल बिकना था, आज रिलायंस में खत्म हो गया। तो आज आप रिलायंस लेके जाइए, 100 रुपए की तेजी दिखती है, वो 17,500 से पहले निफ्टी बंद नहीं होएगा नेक्स्ट वीक, और उस कारण से रिलायंस इज द वन विच विल गो 100 रुपीज 150, तभी ये चलेगा। तो रिलायंस में अपडेट कर रहा हूं, और साथ में कोटक मैंने कहा था वो आज का टॉप गेनर है। उसके अलावा 2 दिन से आपको मेटल्स कह रहा था, देखिए आज वो चाइना ने जो RRR काटी है उससे ऑल द मेटल स्टॉक्स आर रनिंग, और हिंदुस्तान कॉपर इज अप 4%। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। संजीव जी, आपकी रिलायंस की कॉल बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बताएं, आज की कॉल्स बताएं। देखिए सबसे पहले लीजिए भारत फोर्ज, द 3rd लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी, और जो अब आप देख रहे हो डिफेंस में इतने बड़े ऑर्डर्स हैं, डिफेंस में द लायन शेयर कम्स टू 3 कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो एंड भारत फोर्ज। And Bharat Forge is the largest forging company. Secondly, they've just launched the EV electric bikes. So they are now in all fields which you can say where forging is a necessity. 800 रुपए पे you cannot but make money. 775 का स्टॉप लॉस है, 920 का टारगेट। 920 मीनिंग यहाँ से 12% का आपको अपसाइड है, एक्चुअली तो ये 1200 जाएगा, लेकिन 920 तक आप बेचना मत। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे इस भाव पे PNB बहुत पसंद है, और ये जो आपकी फेड का है, बिकॉज ऑफ दिस चाइना रेट कट, I don't think the Fed is going to do more than 25. PNB is the best proxy play on retail growth in North, and they are seeing very good book. तो 47.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 46, टारगेट ऑफ 53। आप काफी समय से हाईलाइट कर रहे हैं ऑन द ट्रिगर कि अब जो Q4 के नंबर्स आने हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, ठीक है। पिन भी आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, रिलायंस ऐड कर रहे हैं, यहाँ से रिलायंस फिर से बाय करने की इनफैक्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए और एक पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। अब एक बार आदित्य की भी रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। आदित्य, आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं? पहला स्टॉक मेरा रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। एफएमसीजी काउंटर ऐसी गिरावट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आई थिंक अभी भी चार्ट पे काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो मेरी पहली पिक है। 950 पे बाय है, 922 का स्टॉप लॉस, 1000 से 1050 का टारगेट। सेकंड स्टॉक रहेगा मेटल सेक्टर, वो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का डविश फेड का बेनिफिशियरी है मेटल सेक्टर, तो 85 पे बाय है, 80.20 का स्टॉप लॉस और 95 का टारगेट। ओके तो चलिए यहाँ पर रेकमेंडेशंस नैल्को इनफैक्ट और गोदरेज कंज्यूमर कंजम्पशन थीम है जो कि लगातार फोकस में है भी, और इन स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन शुक्रवार का दिन है और बाजार में कुछ हद तक हम देख रहे हैं जो हफ्ते भर की वॉलेटिलिटी थी वो कुछ हद तक संभलती हुई तो नजर आ ही रही है। अब हफ्ते भर काफ़ी मेहनत रही, फ्राइडे सेशन, फ्राइडे फीवर, वीकेंड स्पेशल क्या है आइए समझते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अब प्रशांत भी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि वीकेंड पर स्पेशल क्या करना चाहिए। प्रशांत, सुनहरे पर्दे से लेकर OTT तक क्या कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग है आपके पास? बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग क्वालिटी कंटेंट पसंद करते हैं तो ये हफ्ता दरअसल उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ सिनेमाघर बल्कि OTT हर तरफ जो है वो क्वालिटी कंटेंट की भरमार है। तो सबसे पहले मैं फटाफट से जो है वो बिग स्क्रीन। प्रशांत, 1 मिनट बस आपको रोकेंगे, फिर से आपके पास लौटते हैं। लेकिन इस बीच HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव ये खबर आप देख रहे हैं। क्लियरली इस वक्त मर्जर अनाउंसमेंट की खबर आती हुई HDFC और HDFC बैंक ऑन दी फेस ऑफ इट्स स्टॉक्स पर एक रिएक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक करीब आधे % तक की यहाँ पर तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग प्लेस में अगर देखें, मर्जर के लिए काफी हद तक बातचीत भी चलती हुई दिखी थी और ये मर्जर अनाउंसमेंट मच अवेटेड भी था, और इस वक्त इससे जुड़ी ताजा खबर आती हुई मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। बैंकिंग प्लेस में HDFC ट्विंस, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ ही कामकाज जहां पर देखने को मिल रहा है। बिगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मर्जर के बाद दोनों ही कंपनी के लिए डेवलप होती हुई दिखेगी, चाहे फिर वो HDFC लिमिटेड हो या फिर HDFC बैंक हो। लेकिन एग्जीक्यूटिव रोल्स में किस तरह के बदलाव आएंगे इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए।
के मिस्त्री जो कि ग्रुप के काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे टेक अवेज वक्त पर इस मर्जर को लेकर आते रहते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखें, होली ओन्ड सब्सिडरी HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और HDFC होल्डिंग्स लिमिटेड जो है HDFC बैंक लिमिटेड के साथ यहाँ पर मर्जर की इस तरह खबर आती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर विस्तार से हम एक बैंकिंग एनालिस्ट से उनका नजरिया भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन खास तौर से अगर आप देखें, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और HDFC बैंक में यहां से एक्सपेक्टेशंस तो काफी बढ़ते हुए दिख जाएंगे इस मर्जर के ठीक बाद। नुआंसेस क्या क्रिएट होते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन NCLT की तरफ से इस मर्जर को क्लियर कट मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1561 के लेवल्स आप देख रहे हैं HDFC बैंक में 2556 के स्तर पर करीब 1 से 1.5% तक की तेजी HDFC लिमिटेड में। राजेश जी, मर्जर को मंजूरी NCLT की तरफ से मिलती हुई दिखी है। मच अवेटेड न्यूज मर्जर अनाउंसमेंट जो है, इस पर एक और एडवांसमेंट, क्या कहेंगे आप? तो देखिए, काफी समय से दोनों ही स्टॉक में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला ऑलमोस्ट। अगर हम इसके मंथली चार्ट भी देखें तो जब ये इस न्यूज का हैंगओवर जरूर बना था पिछले 3-4 महीनों से देखें तो स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे थे। दोनों स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। HDFC लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2510 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर ये बना रहा तो ये स्टॉप लॉस से एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 2630 2640 इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस होंगे तो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती तेजी। और HDFC बैंक को भी देखें तो इस करेक्शन में ऑलमोस्ट जो स्विंग लो बने थे इसके करीब 1530 1540 के आसपास, वो ही लेवल का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है पुल बैक को प्ले करने के लिए। और अपसाइड में 1595 ये इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1630 की तरफ भी बनते हुए दिखेगा। तो स्टॉक में देखें तो 3 से 4 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है और जो एक डिप था ये एक अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे बाय करने के लिए, और हमें लगता है दोनों स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मैं आपको 3-4 पॉइंट ज़रूर इसके साथ में जोड़ के बताऊंगा HDFC बैंक के बारे में। असल में एक रेगुलेटर में से एक NCLT भी था जहां से अप्रूवल आना बाकी था इससे पहले, क्योंकि इसके अंदर RBI भी इन्वॉल्व है, क्योंकि HDFC बैंक था तो वो भी एक रेगुलेटर था, वहाँ से भी अप्रूवल आई है, शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लिएगा। आपको ध्यान होगा जिस दिन सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई थी HDFC बैंक की, तो ये पहले शेयर बहुत जल्दी से ऊपर गया और उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से नीचे भी टूटा था। ये स्विंग था। बाद में मैनेजमेंट ने एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से काम किया कि लोगों को समझाना ये शुरू किया कि देखिए HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के फ़ायदे क्या होंगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैनेजमेंट ने बात रखी और रेगुलेशन अप्रूवल आती गई, उसके बाद से शेयर गिरना कम हो गए। इसकी 2 इंपॉर्टेंस मैं आपको और बताता हूँ। HDFC और HDFC बैंक ना केवल बैंक निफ्टी का मेजॉरिटी कंपोनेंट रखता है वेटेज का, बल्कि निफ्टी के अंदर भी कंपोनेंट बहुत बड़ा रखता है। और जैसे ये खबर आई है, आप 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी को भी साइड में रख दीजिएगा, साथ में लगाइए चार्ट से, आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर सडन स्पाइक आया, निफ्टी के अंदर सडन स्पाइक आया, ऑप्शंस चेंज एकदम से सडन स्पाइक आया और हम ऑलमोस्ट वापस डेज हाई पे पहुंच रहे हैं। आपको जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब मैंने कहा था कि 39,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट वापस स्क्रीन पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे 39,500 पे वापस पहुंच गए। किसकी बदौलत पहुंचे हैं? ये सिर्फ HDFC और HDFC मर्जर की बदौलत पहुंच रहे हैं, जो कि अभी क्लैरिटी आ रही है। ऐसा नहीं था कि मामला खटाई में पड़ने जा रहा है। ये कल ही मालूम था। कल जब हम एडिट मीट कर रहे थे तो 2:30 बजे ये चैप्टर पहले से पता था कि ये 2:30 बजे के आसपास का अप्रूवल आ जाएगा NCLT से, क्योंकि केस फाइल हुआ था, इसका आना था सिर्फ फैसला। तो जो आज NCLT का अप्रूवल आया, अब एक नए तरीके से री रेट होंगे HDFC और HDFC बैंक, क्योंकि चरणबद्ध तरीकों से जैसे जैसे अप्रूवल आ रही है, मैनेजमेंट अपना पक्ष रख रहा है। और सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि इन दोनों ने अपने एसेट्स के साथ जो साझा करके एक जो वैल्यूएशन क्रिएट करेंगे, वो काफ़ी हद तक हो सकता है कि बड़े वैल्यूएशन के तौर पर हो आगे चलकर। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने को सबको पता है कि इन दोनों का मर्जर होना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्जर होने के बाद जो एनर्जी क्रिएट होगी, वो बाजार को और इन दोनों शेयर्स को री रेट का कैंडिडेट भी बना सकती है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करते हुए आपके सामने पॉइंट रख रहा था। जो मानसी ने पॉइंट्स बताए हैं वो भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इसको क्लब करवाऊंगा। आदित्य, मेरे को जरा HDFC और HDFC बैंक की वेटेज की कैलकुलेशन डालते हुए ये बताओ, इन दोनों में से, क्योंकि अब तो मर्ज भी होने जा रहे हैं,
इन दोनों में से फिलहाल फौरी तौर पर क्या लेना चाहिए और इसकी बदौलत क्या मैं बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस को BTST करके जा सकता हूं? देखिए डिम्पी जी, टेक्निकली लेवल्स की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में तेजी 40,000 के ऊपर बनती है। तो एक बार बैंक निफ्टी आज क्रॉस होता है या कल 40,000 के ऊपर जाता है, तब बाय किया जा सकता है 41,000 के टारगेट के लिए। और मुझे HDFC बैंक ज्यादा अच्छा लगता है HDFC और HDFC में से। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डिम्पी। एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी होती हुई दिख रही है। प्रोसेस तो पता ही था, बाजार को एक साल पहले प्रोसेस पता था, लेकिन इन सिनर्जीज में सबसे बड़ी बात जो थी वो ये, क्योंकि HDFC जो बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर भी है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स जिनका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी साइज इसलिए भी बड़ा बनता है कि आपके पास अब बाहर मॉर्गेज नहीं जाएगा, आपके पास दोनों मर्जर के बाद सिनर्जी और बड़ी मार्केट की क्रिएट हो जाएगी। इनफैक्ट इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ अंकुर भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी ये बाजार में ऑलरेडी आप, और जिस दिन की बात डिम्पी कर रहे हैं उस दिन सिंगल डे में आपको 16 या 18% का आई थिंक मूव था, मुझे याद है डिम्पी, शायद 16-18% का था HDFC पे भी, HDFC बैंक पे भी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही, इनफैक्ट उसके जस्ट द नेक्स्ट डे ओनली बैंक में अच्छी खासी फॉल भी आई और उसके बाद उन्हीं लेवल्स के पास हम वापस आ गए। तो ये एक साल से एक रेंज में भी रहा है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड भी। अगर आप इस पूरे एक साल में इस मूव की देखें जहां से ये मर्जर की अनाउंसमेंट हुई थी, अब जब मर्जर को अप्रूवल्स मिलते हुए, रास्ता साफ होते हुए दिखाई दे रहा है, यहां से री रेटिंग कैंडिडेट जो अभी बात भी हो रही है, वहां तक इसके लिए कितनी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, इस पर हम कोई आपके लिए वॉइस भी निकाल कर लेकर आएंगे कि क्या आगे अपॉर्चुनिटी साइज बनता है। और इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट तो हमने लिया ही HDFC और HDFC बैंक पे भी। अंकुर, अभी हम बात, अंकुर है हमारे साथ, बैंक्स को कवर करते हैं अंकुर, हमारे सहयोगी हैं अंकुर। हालांकि बात ये पूरे एक साल पहले की है जब मर्जर अनाउंसमेंट हुआ था, आप स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेसेस होते चले जा रहे हैं, लेकिन बात बड़ी है कि कितनी बड़ी सिनर्जी और अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि HDFC बड़ा लेंडर जरूर है, लेकिन जरूरी है कि सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स बैंक HDFC बैंक में ही हो, तो अपॉर्चुनिटी साइज लगभग 70% तक दिखता है। कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है बाद में? जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं रेगुलेटरी हर्डल एक रहती है किसी मर्जर में, वो NCLT के अप्रूवल को रहती है। आपको याद होगा पिछली बार NCLT ने ऑर्डर रिजर्व रखा था HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को लेकर। आज जब कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया तो बोला है कि ये जो मर्जर है, जो एमलगेमेशन स्कीम है, वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन अभी भी एक पेज फंसा हुआ है कि जो कंपनी के लॉयर हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो ROC में फाइलिंग है, जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो में 30 दिन में हो जाती है, उसमें उनको 6 महीने का टाइम चाहिए। तो ये साइड बाय साइड एप्लीकेशन चल रही है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि कोर्ट उनको अलाउ करे कि वो 30 दिन में इस अपील को फाइल कर पाए। तो ये छोटी सी निटिग्रिटी है जिसमें कंपनी थोड़ा और टाइम मांग रही है कि वो ROC में अप्लाई कर पाए, क्योंकि दलील यही है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स में काफ़ी टाइम लगता है इस तरीके के मर्जर में। लेकिन एक जो बड़ा रोड ब्लॉक था कंपनी के मर्जर के लिए, वो अब जरूर क्लियर हो गया है। जो NCLT ने अब फाइनली इस एमलगेमेशन को मंजूरी दे दी है। एक बड़ा रोड ब्लॉक NCLT की तरफ से मंजूरी मिलना ये खत्म हुआ है और इसके साथ ही ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता हुआ। अंकुर, आपका शुक्रिया। और कंबाइंड एंटिटी के नुआंसेस क्या है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। 3 आंकड़े यहाँ पर क्वार्टरली NII कंबाइंड एंटिटी के हिसाब से अगर देखें, तीसरी तिमाही के लिहाज से दोनों ही कंपनी की कंबाइंड NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 28,000 करोड़ है। साथ ही मुनाफा जो है कंबाइंड एंटिटी की अगर बात करें, कंबाइंड नंबर 15,950 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात, इस मर्जर के बाद एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा वो है हाउसिंग लोन्स को एक्सपैंड करना, और इससे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हाउसिंग लोन मार्केट में पर्टिकुलरली HDFC बैंक के लिए डेवलप होती हुई दिखेगी। तो बड़ा डेवलपमेंट, NCLT की फाइनल क्लियरेंस यहाँ पर मिलती हुई, जिसे होल्ड किया गया था पिछली बार। दोनों स्टॉक्स में रिएक्शन और बैंक निफ्टी में भी एक शार्प अप मूव इस खबर के ठीक बाद आप देख रहे हैं। HDFC लिमिटेड में मजबूती और HDFC बैंक में भी यहां मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। मर्जर को लेकर अगर पहले के रैशनल की बात करें, एक समय वो भी था जब मर्जर को वैल्यू अक्रेटिव नहीं समझा जा रहा था। अब अगर EPS की बात करें, ये अक्रेटिव नजर आ रहे हैं। लोअर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मर्जर को काफी हद तक एड करती हुई दिख रही है, और पर्टिकुलरली मर्जर के बाद दोनों बैंक्स के लिए बेनिफिशियल क्या होता दिखेगा, इसे अगर समझने की कोशिश करेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। किसी भी मर्जर अनाउंसमेंट के बाद जब एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता दिखता है दोनों कंपनियों में, तो क्लियरली स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं
वो अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, शेर खान से राहुल मनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर आपने अपना एनालिसिस लेकर। एनसीएलटी का फाइनल क्लियरेंस यहाँ राहुल आता हुआ, गुड आफ्टरनून। एचडीएफसी मर्जर पर नया डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट जिसका इंतजार था, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था एनसीएलटी की तरफ से फाइनल नॉड मिलने में एक होल्ड पोजीशन मेंटेन की गई थी और अब एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी। बैंक के लिए और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड के लिए मर्जर अनाउंसमेंट कितना बेनिफिशियल अब यहाँ से दिखेगा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मैडम। अभी एनसीएलटी अप्रूवल आना एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा स्टॉक के लिए, बट इससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा नियर टर्म में। अभी हो सकता है नियर टू नेक्स्ट 5 to 10 डेज में हमको आरबीआई से भी जो रेगुलेटेड डिस्पेंसेशन बैंक ने मांगे थे उस पर भी सुनने को मिले, क्योंकि उसी के बेसिस पे उसका इन्वेस्टमेंट थीसिस डिपेंड करेगा। क्योंकि उसका जो बैंक का जो लाइबिलिटी साइड ट्रांजिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मैम, क्योंकि अभी मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज जो एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग आर्म की है वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो जाएगी, बट उसका जो क्वांटम है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। सो यहाँ पे हमको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए कि क्योंकि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा कासा रेशियो पे और निम पे, तो वो अभी फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड बट एट द सेम टाइम आप देखें मैनेजमेंट ने हमेशा आर्ग्यू किया है कि एट द एंड ऑफ द डे कि आरओए और आरओई शुड बी अ बेटर मेजर टू सी, बट हियर दैट वुड बी एन इम्पैक्ट ऑन निम्स, क्योंकि निम जरूर यहाँ से कंप्रेशन होगा, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट स्ट्रक्चर और जो क्रेडिट कॉस्ट होता है हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में वो कम होता है। तो उसकी वजह से ओवरऑल अगर आरओए पे इम्पैक्ट ओवरऑल देखेंगे तो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट का नियर टर्म कंप्रेशन आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब आरओई को देखेंगे तो इट इज स्टिल रिमेन वे अहेड ऑफ द जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो डिस्पाइट सम कंप्रेशन इन आरओए उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। रही बात अभी वैल्यूएशंस की, तो स्टॉक का अभी ऑलमोस्ट 30% के आसपास डिस्काउंट पे चल रहा है अपने लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस के हिसाब से, क्योंकि मर्जर इम्पेंडिंग, क्योंकि डिस्पाइट नो यानी आप ग्रोथ पैडल्स आप वो देयर इज नो स्लो डाउन इन द ग्रोथ पैडल्स। अगर स्टैंड अलोन बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस इज वेरी स्ट्रांग, बट सो अब हमारा ये मानना है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि आफ्टर मर्जर स्ट्रीट वुड बी वाचिंग एंड दैट कुड लीड टू री-रेटिंग इन नियर टर्म। राहुल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अनाउंसमेंट पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार में भी रिकवरी नजर आ रही है और अगर बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे मजबूती के साथ ये ट्रेड करते हुए। आफ्टर दिस न्यूज हमने देखा एक शार्प अप मूव, बैंक निफ्टी 39,616 के स्तर पर 17,108 के लेवल्स पर निफ्टी में करीब 450 अंकों के ऊपर की तेजी बैंक निफ्टी में देखेंगे और साथ ही 150 अंकों की तेजी निफ्टी में। प्रशांत, आपको काफी इंतजार करवाया, कमिंग बैक टू यू, बताइए वीकेंड प्लान्स क्या करें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी सिनेमा, क्वालिटी कंटेंट के शौकीनों के लिए इस बार जो है वो वीक जो है वो बहुत कुछ लेकर आया, एक तरह से ट्रीट है उनके लिए जो लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा उन्हें देखने को मिले। तो फटाफट से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे पहले अगर बड़े पर्दे की बात करें तो बड़े पर्दे पर आपके पास 3 बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। पहली फिल्म बड़ी स्पेशल है और ये फिल्म चूंकि मैंने देख ली है तो मैं इसे रेकमेंड करूंगा। इस फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। 2011 में एक केस हुआ था, कहा जाता है कस्टडी बैटल एक तरह का बहुत बड़ा, जिसने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। देविका भट्टाचार्य एक महिला थी जिनसे उनके 2 बच्चों की कस्टडी नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ले ली थी, ये कहते हुए कि वो बच्चों की ठीक तरीके से देखभाल नहीं करें। उन्होंने अच्छा खासा लीगल बैटल लड़ा, उसकी कहानी पर्दे पर पेश कर रही हैं रानी मुखर्जी और बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है। अगर आप इमोशनल फिल्में पसंद करते हैं, जज्बाती फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। एक तरह से ये फिल्म बताती है कि जो हमें एक बहुत सी अच्छी तस्वीरें नज़र आती हैं कि हम विदेश में जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, इन सब के पहलुओं को भी सामने रखती है और एक माँ के संघर्ष को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाती है। तो मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई है, तो मैं कहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखना बनता है। दूसरी जो फिल्म है वो है ज़्विगाटो और ये कपिल
कपिल शर्मा की फिल्म है जिसमें वो एक फूड डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। और ये भी फिल्म, चूंकि अभी मैंने देखी नहीं तो इसमें मैं राय नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया भर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म ट्रैवल कर रही है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसे आए हैं, तो ये फिल्म भी आपके बकेट लिस्ट में हो सकती है। तीसरी जो फिल्म है वो है साउथ सिनेमा से आई है और ये जो फिल्म है इसका नाम है कब्जा। KGF जैसी फिल्में अगर आप पसंद करते हैं तो ये फिल्म जो है वो आप अपनी लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनर है। इसके अलावा OTT की बात करें तो रॉकेट बॉयज का दूसरा सीजन आ चुका है और जाहिर सी बात है जिन्होंने पहला सीजन देखा है वो जानते हैं कि कितनी अलग तरह की ये सीरीज थी। और अब जो ये सीरीज है इसमें जो सबसे बड़ी USP है वो है कि यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम की जो शुरुआती दिन हैं और उनके इनोवेशन और तमाम आविष्कार हैं उसके बारे में ये रोशनी डालती हुई फिल्म नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फिल्म की तो विशाल भारद्वाज की फिल्म कुत्ते जो कि थिएटर में रिलीज हुई थी वो भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। और हॉलीवुड के शौकीनों के लिए बता दें कि ब्लैक एडम जो कि ड्वेन जॉनसन की फिल्म है वो आ चुकी है Amazon प्राइम वीडियो पे। और साथ ही एक और फिल्म जो है वो हॉलीवुड खासतौर पे ऑस्कर्स की लिस्ट से सामने आई है, द वेल, और इस फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवार्ड मिला है, तो ये भी आपकी लिस्ट में आ सकती है। तो ये सारे चॉइसेस हैं फिल्मों के लिहाज से, मानसी आप देख सकते हैं। प्रशांत, बहुत सारी मूवीज़ आपने रखी हैं और अब मेरे को ये बताइए, हम ना हफ्ते भर से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर करके ना बहुत थक गए बहुत सिर में दर्द हो रहा है, तो कोई एक मूवी बता दो जो सिर का दर्द ठीक कर दे। मेरे ख्याल से मतलब मैंने अभी तक एक ही फिल्म देखी है, तो इस लिहाज से तो मैं यही कहूँगा कि जो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है ये फिल्म देखनी चाहिए। थोड़ी सा सीरियस एंटरटेनमेंट है लेकिन ये फिल्म जो है वो एज अ ऑडियंस आपको सेटिस्फाई करेगी। मसाला एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है, कब्जा भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा जैसे ऑस्कर की भी फिल्म है और रॉकेट बॉय सीरीज है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो बहुत चुनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। चलिए ठीक है, वीकेंड मोड में ना प्रशांत बाजार भी आ गया, शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए। इसलिए क्योंकि अपनी इंटरडे पोजीशन शॉर्ट की काट रहे होंगे लोग, और साथ ही क्या स्मार्ट रिकवरी आई है मार्केट में। बैंक निफ्टी अब आपको 500 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है और साथ ही निफ्टी भी 17,100 के ऊपर आ गया। एक बार राजेश जी से समझते हैं कि क्या यहाँ पर BTST ट्रेड ले जाने का समय आ गया है। राजेश जी, आपसे कई दिनों के बाद बात हो रही है और क्या यहाँ से अब रिवर्सल ट्रेड्स दिखने चाहिए, कॉन्ट्रा ट्रेड्स होने चाहिए, तभी तो पैसा बन सकता है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, शो की शुरुआत में भी हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा रिकवरी का ट्रेड तो यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए। 17,150 17,200 तक तो ये पुल बैक कैरी होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि जिन्होंने लोअर साइड पे पोजीशन बनाई है कैरी कर सकते हैं ट्रेड को। स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे 17,020 में अगर निफ्टी का पोजीशन है तो 17,020 आपका स्टॉप लॉस होगा स्पॉट पे। और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हम 39,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी स्टॉप लॉस को यहाँ पे 39,400 के आसपास रखें और ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है 39,800 के आसपास तक का मूव कंटिन्यू कैरी होते हुए दिख सकता है मंडे के सेशन में। तो BTST ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे DLF को भी फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो DLF में अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 385 390 तक आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 369 के आसपास। मन की बात छीन ली। DLF अगला सवाल था जो मैं पूछने वाली थी, क्योंकि ये पूरे हफ्ते में DLF ने काफी ज्यादा चर्चाओं में रहने का काम किया है। न्यूज फ्लो थे अच्छे भले, यहाँ पर कह सकते हैं कि कलेक्शन या 3 दिनों में अच्छी सेल्स की फिगर आती हुई दिखी गुरुग्राम प्रोजेक्ट को लेकर, जिसके चलते मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन आदित्य आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी हद तक डिफेंस स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, रियल एस्टेट तो मजबूत है ही, और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में भी HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक सडन अपसर्ज दिखा। अब ये वो स्पेस नहीं है जहां पर लगातार हम एक्शन देखते हैं, लेकिन आज के सत्र में हमने इन पर्टिकुलर HDFC लाइफ अगर आप देखेंगे करीब 6 सेशंस की गिरावट के बाद स्टॉक को मूव होते हुए ऑन अपवर्ड मोमेंटम देखा है। आदित्य, मानसी जी, आप HDFC लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं बाय करना चाहिए कि नहीं? HDFC लाइफ, SBI लाइफ में सडन अपमूव्स आए हैं, इन अपमूव्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, ये मेरा सवाल है आपसे।
आई थिंक ये वो स्टॉक्स है जो बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर रहे इतने टाइम में, मार्केट के साथ रिकवर कर सकते हैं, पर मैं इनको अवॉइड करना चाहूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा जहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रही है, तो मैं बैंकिंग स्टॉक्स को अभी ट्रस्ट करना चाहूंगा हाल फिलहाल। इनफैक्ट इंश्योरेंस काउंटर्स में आपको मूव इस हफ्ते दिखी भी हैं। ये स्पेस इतना वीक नहीं हुआ था, लेकिन अब ट्रेड बनता है वहां जहां रिकवरी ट्रेड, बड़े रिकवरी ट्रेड पॉसिबल हो, उसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स बिल्कुल है। आदित्य के साथ हम अग्री करेंगे, लेकिन कुछ और स्पेसेस क्या हैं? क्या यहाँ से आदित्य अब आपके लॉन्ग ट्रेड्स कैरी करने का समय आएगा? क्या इन्फोसिस जैसे काउंटर्स आपको पसंद आएंगे, ऑटो पैक से आपको मारुति जैसे काउंटर पसंद आएंगे, या फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स होंगे? बिल्कुल, अभी थोड़ा सा समय बदल रहा है, थोड़ा मंदी की तरफ से अभी तेजी की तरफ रुझान बन रहा है, बाजार का सेंटिमेंट सुधर रहा है। तो मैं आईटी में तो नहीं जाना चाहूंगा। जैसे आप देखिए, अभी बैंकिंग में जितनी तेजी देखने को मिली, उतनी तेज आईटी में गिरावट देखने को मिली। 1.4% प्लस था निफ्टी आईटी इंडेक्स, अभी 0.85% प्लस है, और इन्फोसिस में बहुत गिरावट देखने को मिली। तो मैं वहां तो नहीं जाना चाहूंगा। पर बैंकिंग स्टॉक्स में अभी कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक और प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, एचडीएफसी बैंक। तो मैं वहां पे थोड़ा तेजी का मूड उधर बन रहा है। क्या मेटल्स पे भी लॉन्ग ट्रेड्स बनते हैं? क्योंकि अगर चाइना ने यहाँ पर आरआरआर कट किया है 25 बीपीएस से, और अब आपको अगले हफ्ते फेड के रेट्स भी देखने हैं कि वहाँ क्या एक्शन होगा, मेटल्स के ट्रेड क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं राजेश? आप सेल को देखें, जिंदल स्टील को देखें, वहाँ अच्छा एक्शन भी है और आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है इन स्पेसेस पे। देखिए, काफी वॉलेटाइल रहे हैं ये स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो जिंदल स्टील हमारा पसंदीदा स्टॉक है। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, जरूर वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो जिंदल स्टील में यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 560 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। और हमें लगता है अगर ये स्टॉक में 585, 586 के लेवल क्रॉस होंगे, तो ये स्टॉक एक अच्छी तेजी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर हमें लगता है यहाँ पे बाय कर सकते हैं 560 के स्टॉप लॉस से। चलिए, बाजार में इंडेक्स स्पेसिफिक इस वक्त भले ही हम अच्छी मजबूती या रिकवरी का मोड देख रहे हैं, लेकिन पूरा हफ्ता बाजार में काफी वॉलेटिलिटी थी, और पूरे हफ्ते के ट्रेंड को देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर्स में कमजोरी ही देखने को मिलेगी, रिटर्न्स ऑन अ नेगेटिव साइड ही देखने को मिले। ऐसे में डिफेंसिव्स ने काफी अच्छा काम किया, कुछ हद तक एफएमसीजी भी संभलते हुए दिखे, और इस पूरे हफ्ते में फार्मा स्पेस में एक्शन रहा। आदित्य, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे काउंटर्स ने लीड किया। इसमें एक और स्टॉक को ऐड भी कर लीजिए, जुबिलेंट फार्मोवा, क्योंकि आज के सत्र में करीब 10% की तेजी, ऊपरी स्तरों से आप मुनाफा वसूली देख रहा है। फार्मा स्पेस में इन स्टॉक्स पर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक को भी टच बेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो बोला एकदम करेक्ट है। फार्मा सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें मुझे जुबिलेंट फार्मा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अभी 306 का भाव चल रहा है, और 280 का स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता है। 5 से 10% की तेजी इधर देखने को मिल सकती है। करीब 530 पॉइंट की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी इस समय सबसे बड़ा कंटेंडर है तेज़ी का, बीटीएसटी का, ट्रेंडिंग का और कन्विक्शन बनाने का। अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं, एक बार आप जरा निफ्टी का चार्ट भी लेके आइएगा, आपको दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, निफ्टी का जो आज का हाई और अभी का जो लेवल्स है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आज का हाई है 145 का, और अभी हम चल रहे हैं एक्चुअली 17,096 पे। तो कुल मिला के आज का हाई अभी तक हमारा ब्रेक नहीं हुआ। आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आज का हाई मैं आपको बताता हूँ, 39,680 जो आज का हाई है वो अभी बना है। तो आज ज़्यादा कन्विक्शन आपको बैंक निफ्टी में दिख रही होगी। इसलिए थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा भी कर रहे थे राजेश सर के साथ कि सर आईटी और बैंकिंग की लीग को किसको पकड़ना चाहिए, तो उन्होंने आईटी के लिए मना कर दिया। अभी मानसी ने भी यही क्वेश्चन पूछा आदित्य से कि क्या हमको आईटी स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, तो आदित्य ने भी कहा कि नहीं, आईटी ने ही गिराया है, वो निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा। उनका अगर बीटीएसटी करना भी होगा तो वो बैंक निफ्टी करेंगे। अब मैं जरा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे आता हूँ, और वो भी एचडीएफसी को छोड़ के। इसके अलावा वाला आदित्य और बताओ, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, इसमें और बता दो, और एक एसबीआई भी जोड़ लो। मैं कोटक बैंक के साथ जाना चाहूंगा। वजह, टारगेट?
मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। कोटक बैंक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है, आज वॉल्यूम के साथ अच्छा बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। और काफी दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था, बुल्स और बेयर्स में अच्छी फाइट चल रही थी। आज एक अच्छा आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1690 का, और 1700 के कॉल राइटर अभी अनवाइंड करना चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कैटापल्ट मूव देखने को मिल सकता है, एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 1670 का, और टारगेट रहेगा आपका 1740 1760। तो उसके बाद सेकंड टारगेट 1760 तक भी कोटक बैंक में नजर आ सकती है, पीटीएसटी के तौर पर इसे लेकर जाया जा सकता है। लेकिन जेके पेपर का स्टॉक राजेश जी 11% तक की तेजी आज के सत्र में स्टॉक दिखा रहा है। क्वार्टर 3 रिजल्ट्स तो काफी स्ट्रांग थे और इनके लिए पॉजिटिव ये है कि इन्होंने अपने मार्केट शेयर में लगातार इंप्रूवमेंट की है, और फोर्थ क्वार्टर के लिए अगर देखें डिमांड स्कूल ऑफिस से काफी बढ़ती हुई दिखेंगी, ये तो सीधी सी बात है। तो थर्ड क्वार्टर के पॉजिटिव रिजल्ट से रिएक्ट कर रहा है, फोर्थ क्वार्टर में डिमांड बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। इस स्टॉक पर टेक्निकली नजरिया क्या होगा? तो देखिए आज स्पेशली पिछले 1 घंटे में काफी अच्छा मोमेंटम बना, और स्टॉक में आज जो मोमेंटम बन रहा है ये अब वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने में कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है कि अब मंडे के सेशन में इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा करीब 382 के आसपास का। वो लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है तो इसमें फॉलोअप बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उस फॉलोअप बाइंग में यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 408 रुपए से 415 रुपए तक के अपसाइड का टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है 382 के स्टॉप लॉस से कैरी कर सकते हैं जेके पेपर में। पोजीशन से तो इसे बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए, यहाँ से मजबूती है। होल्ड पोजीशंस को इंटैक्ट कर रखने की राय। आदित्य, जेबीएम ऑटो एंसिलरी में एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है, और जेबीएम ऑटो इन पर्टिकुलर इस स्टॉक में करीब 10% के अप मूव्स 630 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ आज ही के सत्र में इसने 573 से 630 तक के लेवल्स का सफर तय किया है। बिल्कुल, जेबीएम ऑटो को बाय किया जा सकता है 573 के स्टॉप लॉस के साथ और 580 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें 670 750 के देखे जा सकते हैं। आज तक के लक्ष्य यहाँ पर आदित्य को नजर आते हैं। जेबीएम ऑटो में मजबूती है, और ये मजबूती जो है इंटैक्ट रहने के पूरे आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप मूव्स की बात करें, मेडप्लस हेल्थ में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली। राजेश जी, मेडप्लस हेल्थ इस पर राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। पिछले सेशन से देखें तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बनी, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया है। जिस तरीके से स्टॉक में 716 718 की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है इसका अब जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब आना चाहिए इसका 805 रुपए की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते। क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे वो करीब होंगे 730 के आसपास के। की उठापटक के बाद बाजार की क्लोजिंग कैसी हो रही है, आइए प्रियंका से समझते हैं। प्रियंका। बिल्कुल, देखिए ये तो बाजार ने लास्ट आवर में सरप्राइज किया। लास्ट आवर भी नहीं कहना चाहिए, लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में जो स्मार्ट रिकवरी आई है, थोड़ा सा सेंटिमेंट तो आपको सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट आप जिस दबाव के साथ पिछले पूरे हफ्ते में रहे, इस पूरे हफ्ते में देखने को मिला, और इनफैक्ट किसी दिन भी आपको क्लोजिंग ऐसे हरे निशान में होते हुए दिख नहीं दी थी। आज आपको क्लोजिंग हरे निशान में दिखी है, बड़ी तेजी के साथ इनफैक्ट आप जा रहे हैं। 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आप बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं, और निफ्टी जो है 17,100 के ऊपर बंद हो रहा है। और ये बात भी हो रही थी कि अगर 1760 1750 1760 के ऊपर बंद होता है तो शायद यहाँ से एक बार बुलिश ट्रेड्स बनती है। तो यहाँ से बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स लॉन्ग के होने चाहिए, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। गेनर्स देख लेते हैं आप, लास्ट आवर में कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने शार्प रिकवरी दिखाई। कुछ की फैक्टर्स आज रहे, कुछ डेटा पॉइंट्स। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर अनाउंस हुआ, अब से कुछ देर पहले आया था। और उसके अलावा आपने एक और बड़ा ग्लोबली जो मैक्रो पॉइंट देखा, वो था चाइना का आरआरआर कट करना। ये 2-3 बड़े फैक्टर्स रहे। इसमें कहाँ का सेंटिमेंट सुधरा? आज गेनर्स, जो बड़े गेनर्स रहे, वो आपको आईटी पैक से देखने को मिले। HCL टेक हो, इन्फोसिस हो, इनमें आपको इनफैक्ट अच्छी तेजी के साथ ये बंद होते हुए जा रहे हैं। दूसरे जो बड़े गेनर्स रहे वो यूपीएल जैसे स्टॉक्स रहे। स्टील पैक में आपको टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स देखने को मिले, जिनमें तेजी के साथ ट्रेड्स बंद होते जा रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप में भी आप देखें, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल से स्मार्ट रिकवरी दिखाई है, तो सिर्फ लार्ज कैप बैंक्स नहीं, मिड कैप बैंक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। चाहे वो इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, वहां पर आप देखें तो तेजी के साथ बंद होते हुए आप ट्रेड्स जा रहे हैं। और लूजर्स एट द सेम टाइम, आज ऑटो पैक ने पूरी तरह से निराश किया।
सारे पहले 5 लूजर्स में आप देखें तो आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, ये बड़े लूजर्स रहे। उसके अलावा जब बाजार में थोड़ी अग्रेसिव बेट्स आती है तो डिफेंसिव बैकफुट भी होता है, वो आपने सन फार्मा में देखा भी। उसके अलावा पतंजलि फूड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कि कल से ही न्यूज़ थी इनके मिनिमम शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स को लेकर, जो कंपनी को एक सचेता है। और उसके बाद अब तो क्या पतंजलि के एफपीओ की न्यूज़ से भी सेंटीमेंट नहीं सुधरा। 5% की डाउन सर्किट पे आपने पतंजलि फूड्स का स्टॉक देखा, और साथ ही दूसरे कुछ स्टॉक से मिड कैप में वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एमएनएम फाइनेंस जैसे थे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आप एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ बंद हो रहे हैं, बड़े सपोर्ट्स के ऊपर बंद हो रहे हैं, और इनफैक्ट कंफर्टेबली सपोर्ट के ऊपर बंद होते जा रहे हैं। सो देखना होगा कि कमिंग वीक में क्या हम एक रिकवरी मोड में आते हैं। इस पूरे हफ्ते तो बाजार में बहुत छोटे छोटे बाउंस आए जो बहुत ज़्यादा सस्टेन भी नहीं हुए। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य और राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया और सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर होती है आपसे मुलाकात, लेकिन लगातार नजर रहेगी बाजार से जुड़ी सारी बड़ी खबरों पर।